नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज के इस सेशन के जरिए हम बीएससी बी 12th इंग्लिश 100 मार्क्स जो भी बच्चे 2026 में इंटरमीडिएट 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने प्रोज सेक्शन का जो 11 चैप्टर्स हैं रेनबो पार्ट 2 के सारा का समरी मैंने हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करके एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं उसको। और ये दूसरा वीडियो है मैराथन क्लास का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम जो 10 पोएम हैं, पोएट्री सेक्शन है, उस सारे पोएम का इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेनेशन समरी देखेंगे। पोएट्री सेक्शन में जो हम चर्चा करेंगे अगले आधा घंटा 45 मिनट तक चर्चा करेंगे समरी का। पहला पोएम होगा आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको जॉन डॉन ने लिखा है। दूसरा पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा, जिसको वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट तीसरा पोएम, जिसको W.H. ऑडेन ने लिखा है। टू ऑटम, जिसको जॉन किट्स ने लिखा है। एन एपिताफ, वॉल्टर डिलामेयर ने लिखा है। और द सोल्जर, जिसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। सबका समरी हम देखेंगे लाइन बाय लाइन, और समरी को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी अंग्रेजी दोनों में। मैकबेटी द मिस्ट्री कैट को भी देखेंगे। मैकबेटी द मिस्ट्री कैट को T.S. एलियट ने लिखा है। और फायर हिम के अंडररू वाला ने लिखा है, इसका भी हम समरी हिंदी अंग्रेजी में देखेंगे। स्नेक का समरी जो है हिंदी अंग्रेजी में देखेंगे। स्नेक को D.H. लॉरेंस, डेविड हवर्ट लॉरेंस ने लिखा है। और माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है, उसका भी हम समरी हिंदी अंग्रेजी में देखेंगे। पहला जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका समरी हिंदी अंग्रेजी में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूँ। इसका समरी देखेंगे। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन डॉन। यह कविता जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। हम सभी जानते हैं कि जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, आध्यात्मिक कवि लिखते हैं और बहुत जाने माने पोएट हैं। इन्होंने द सन राइजिंग एक बहुत ही शानदार पोएम इन्होंने लिखा था, तो आप उसको भी ब्रेन में रखें। तो दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ रिटन बाय जॉन डॉन। यह कविता जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। ही इज़ वेल नोन फॉर मेटाफिजिकल पोएम। वे आध्यात्मिक कविता के लिए पहचाने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड 1631। उनका जन्म 1572 में हुआ था और मृत्यु 1631 में हुआ था। ही वॉज रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन बाय रिलीजन। वह धर्म से रोमन कैथोलिक ईसाई थे। बिकॉज ऑफ हिज सेक्ट ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। उनके जात की वजह से, उनके धर्म के वजह से उन्हें बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि किसके वजह से उन्हें जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। रिलीजियन के वजह से, धर्म के वजह से इन्हें जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला गया था। He also worked on songs and sonnets and sermons. उन्होंने गाने और सोनेट और उपदेशों का भी काम किया। His poetry Sweetest Love I Do Not Go is a poetry of separation. उनकी कविता Sweetest Love I Do Not Go अलगाव, बिछड़न की कविता है ना, बिछड़न की कविता है। इसका थीम जो है इस पोएम का वो है लव एंड सेपरेशन है। क्या है दोस्तों? लव और सेपरेशन है। और इस पोएम का जो थीम है लव और सेपरेशन है। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ देगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का थीम क्या है, तो लव एंड सेपरेशन है। कैसा पोएम है तो ब्रेन में रखेंगे आप, ये लव पोएम है। कैसा पोएम है ये? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो लव पोएम है। साथ में ये स्पिरिचुअल पोएम भी इसको कह सकते हैं आप, स्पिरिचुअल पोएम भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल पोएम भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल पोएट के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं। विच जॉन डॉन रोट फॉर हिज वाइफ एंड लवर एन्ना मोर। यह जो कविता लिखी गई है उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका
उनकी प्रेम का एन्ना मोर के लिए लिखी गई, जो जॉन डो ने अपनी पत्नी और अपने प्रेमिका एन्ने मोर के लिए लिखा था। इट इज़ मेड ऑफ 5 स्टेंजा। यह जो कविता है 5 छंदों से मिलकर बनी है। ईच ऑफ विच विद द सेम राइम स्कीम ए बी सी डी सी, जिसमें हर कविता का अनुप्रास ए बी सी डी सी के तर्क पे है। इन हिज फर्स्ट स्टेंजा द पोएट टेल्स हिज बिलव्ड दैट, कविता के पहले पंक्ति में कवि अपने प्रेयसी को बताते हैं कि ही इज़ नॉट लिविंग हर बिकॉज ही इज़ टायर्ड ऑफ द रिलेशनशिप और वर्ल्ड विल गिव अ लव एंड अफेक्शन देन हर। वो इसलिए उसे छोड़कर नहीं जा रहे हैं कि वो उसके संबंध से परेशान या दुनिया उसको उससे ज़्यादा प्यार देगी, है ना। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं, कवि जो अपने प्रेमिका अपने पत्नी एन्ना मोर से दूर जा रहे हैं, किसी जर्नी पर यात्रा पर जा रहे हैं और उसकी पत्नी को वो समझा रहे हैं कि हम तुम्हारे वजह से नहीं जा रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, जर्नी है, यात्रा पर जा रहे हैं, मुझे कुछ काम करना है, इसके लिए हम जा रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नी उनकी प्रेमिका को लग रहा है कि शायद वो उनसे थक चुके हैं, शायद उनको दूसरी लड़की मिल गई, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है। ये कवि जो प्रेमी हैं, कवि जॉन डॉन, वो बताते हैं अपने प्रेमिका को कि मैं इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि तुमसे थक गया हूँ या मुझे कोई दूसरी मिल गई है, बल्कि ऐसा है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यात्रा करना है और मैं जल्द ही वापस आऊँगा। ये कंसोल कर रहे हैं अपने प्रेमिका, क्योंकि जब एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं और जब वो अलग होते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पीड़ा होता है। उसी पीड़ा को इस पोएम के माध्यम से बताया गया है जॉन डॉन के द्वारा। कवि कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा है इसके लिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी है जो मुझे बेहतर प्यार देगी इसलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट ही मस्ट गो एज अ ड्यूटी, लेकिन वह कर्तव्य के रूप में जाना चाहता है। आफ्टर ऑल द सन डिपार्ट्स इच नाइट बट्स रिटर्न्स एवरी मॉर्निंग। कवि जो है उदाहरण देते हैं, समझाते हैं अपने प्रेमिका को, अपनी पत्नी को, और कहते हैं देखो कि आखिरकार सूर्य जो है हर रात प्रस्थान करता है लेकिन हर सुबह लौट आता है। सूर्य जो है देखो, वो उदाहरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं उदाहरण दे करके अपने प्रेमिका अपनी पत्नी एन्ने मोरे को कि देखो सूर्य जो है वो जाता है, हर रात प्रस्थान करता है और लेकिन सुबह लौट आता है। एंड ही हैज़ अ मच शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रेवल देन सन, और उनके पास सूर्य की तुलना में बहुत कम दूरी है तय करने के लिए। कभी कहते हैं सूर्य को तो कितना दूरी तय करना पड़ता है फिर से वापस लौटने के लिए, लेकिन हमें तो ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँ, सूर्य से पहले ही वापस आ जाऊँगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। इन फोर्थ स्टेंजा पोएट सजेस्ट हिज बिलव्ड डैट, चौथे जो स्टेंजा में पद में कवि अपने प्रेमिका को सलाह देते हैं कि मैन शुड नॉट फियर बैड फॉर्चून, मनुष्य को दुर्भाग्य से नहीं डरना चाहिए। ये बैड टाइम कम्स मैन शुड फाइट विथ कॉरेज एंड स्ट्रेंथ, अगर बुरा समय आ जाता है तो आदमी को साहस और ताकत से लड़ना चाहिए। इन लास्ट स्टेंजा लवर टेल्स हिज बिलव्ड डैट, अंतिम पद में प्रेमी अपने प्रेयसी से कहता है कि इफ़ ए पर्सन कीप अ पर्सन अलाइव इन देयर हार्ट विल नेवर पार्टेड, अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को अपने दिल में जिंदा रखता है तो उससे भी कभी जुदा नहीं हो पाता है। अगर कोई व्यक्ति दिल में किसी को जिंदा रखे हुए है तो कभी भी वो जुदा नहीं होता है, ये कवि कहते हैं हमके अपने प्रेमिका से। तो यह पोएम जो है एक लव और प्रेम जो है बोल्ड लव पोएम है। कवि जो है जब अपने प्रेमिका से दूर डिपार्चर होता रहता है, व्हेन द पोएट डिपार्ट्स फ्रॉम हिज बिलव्ड ही सेज दैट ही इज नॉट गोइंग ड्यू टू हर, ही इज गोइंग टू डू हिज ड्यूटी, देयरफॉर ही लिव्स हर, but he is trying to make her understand by giving a different example, different things, and he also expresses his beloved, he expresses his feelings to his beloved। अपने प्रेमिका को अपना जो है इमोशंस शेयर कहते हैं कि जब तुम कराती हो तो तुम अपने सांसों पर नहीं कराती हो बल्कि तुम मेरे आत्मा को झकझोर देती हो, बल्कि तुम उस बेढंगे चिल्लाहट से चिल्लाती हो तो मेरे जीवन का खून ही निकल जाता है। इस प्रकार से कवि ये भी कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति कितनी सब कमज़ोर होती है। अगर अच्छे भाग का विनाश हो जाता है तो दूसरा पल वो जी नहीं सकता, नहीं खोए हुए पल की वापसी कर सकता है।
और हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रेंथ से जुड़ते हैं और फिर जो हमारा बुरा समय होता है उसको अपना पाठ पढ़ाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यह पोएम था प्रिय प्यार मैं नहीं जाता, लेकिन अंत में पता चलता है इसका अर्थ होता है प्रिय प्यार मैं जाता हूँ। लेकिन वो अपने प्रेमिका को कह रहा है कि प्रिय प्यार मैं नहीं जाता हूँ, तुम्हारे वजह से नहीं जाता हूँ। वो जा रहे होते लेकिन प्रेमिका को कहते हैं मैं नहीं जाता हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रिय प्यार मैं जाता हूँ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है जो कि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया, उसकी समरी हम देखेंगे। सबसे पहले हम सभी जानते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी होता है स्वयं पर गीत, स्वयं का गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गीत जो है वो अपने आप पर गीत एक सुंदर कविता है जिसे वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा संकलित किया गया है, लिखा गया है। और वॉल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहते हैं और हम सभी जानते हैं कि जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट या स्पिरिचुअल पोएट के रूप में भी, क्योंकि वो पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल हैं, क्योंकि वो मार्गदर्शक हैं, आध्यात्मिक कवि हैं, है ना। तो ये जो अपने आप पर गीत एक सुंदर कविता है जिसे वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा जो है लिखा गया है। इन दिस पोएम he tells about himself, he enjoys himself, he sings for himself, he is not different from others. He says that every atom of his blood belongs to his soul. He asks all to accept the truth. Whatever he says comes from his heart. According to him, life is not a bed of roses. It is a blend of both hardship and happiness. Life is the best gift of God. कवि इस कविता में स्वयं पर बात करते हैं। वो कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, व्हाट आई एज्यूम यू शेल एज्यूम, है ना। कवि कहते हैं कि वो स्वयं के बारे में बात करते हैं, वो स्वयं आनंदित होते हैं, खुद से आनंदित होते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है खुद को आनंदित होने के लिए। इंसान अगर अंदर से खुद को अगर पहचान ले तो किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से खुश या नाराज हो नहीं रह सकता है। खुद से वो स्वयं आनंदित होने की बात करते हैं कवि, और स्वयं के लिए गाते हैं। कवि कहते हैं कि खुद के लिए गाइए और खुद प्रसन्न रहिए, किसी दूसरे के लिए मत गाइए, है ना। खुद ही प्रसन्न रहिए, खुद का उत्सव मनाइए, किसी दूसरे का उत्सव मत मनाइए। वह दूसरों से भिन्न नहीं है। कवि कहते हैं कि वो दूसरों से भिन्न नहीं है। वे कहते हैं कि उनके शरीर का प्रत्येक परमाणु उनकी आत्मा से संबंधित है। वह सभी से सत्य को स्वीकार करने के लिए कहते हैं जिसे मैं सच मानता हूँ उसे आप भी मानेंगे, है ना। और कभी कहते हैं कि खुद के लिए गाइए, खुद के लिए आनंद मनाइए, है ना, खुद के लिए गाइए और आनंदित रहिए। कभी ये कहते हैं। कभी ये भी कहते हैं वह सभी से सत्य को स्वीकार करने के लिए कहते हैं। वह जब भी कभी कुछ कहते हैं वो अपने दिल से कहते हैं। उनके अनुसार जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है, यह सुख और दुख दोनों का मिश्रण है। जीवन ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, कवि कहते हैं। यहाँ पर धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं, कवि इस पोएम में डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये डेमोक्रेटिक पोएट है, पेट्रियोटिक पोएट है, भक्ति की भावना इस कविता में। कवि कहते हैं हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से इस धरती पर हम आए हैं उसी तरीके से इस धरती पर आप भी आए हैं और आपके माता पिता भी उसी प्रोसेस से आए हैं। कभी ये भी कहते हैं कि हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। कभी इक्वलिटी की बात करते हैं, कभी समानता की बात करते हैं। कभी समाज में जो व्याप्त बुराई है, जो भी एब्यूजेज हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, जातिवाद हो, चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो, चाहे जो भी धार्मिक असमानता हो, चाहे आर्थिक असमानता हो या राजनीतिक असमानता हो या सामाजिक असमानता हो, उस सब पर बोलते हैं। और कभी कहते हैं कि हम जिसे सच मानते हैं उसे तुम भी मानोगे और संसार में किसी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, सब एक समान है। हम भी ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं और आप भी ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं। आप भी पानी पीते हैं, हम भी पानी पीते हैं। हमारे बॉडी में भी क्या है, किडनी है, आपके बॉडी में किडनी है, आपके पास भी ब्लड है, मेरे पास भी ब्लड है। इट मीन्स डैट कभी कहते हैं कि जो प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं वही प्रोसेस हम भी फॉलो करते हैं, हमारा शरीर वही प्रोसेस को फॉलो करता है, फिर आपसे मैं अलग कैसे? कभी ये कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं। इसलिए कभी कहते हैं जिस चीज़ को मैं सत्य मानता हूँ उसको आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अर्थात जो प्रोसेस आप में चल रहा है, जो चीज़ आपके साथ हो रहा है वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है, तो हम जिसे सच मानते हैं उसे आप क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कभी कहते हैं कि खुद में आनंद मनाइए, है ना। बहुत ही शानदार कविता है ये। आगे देखते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट है जिसको देख लेते हैं। ही सेज दैट मेनी पीपल फाइट फॉर रिलीजियन,
but it is not good. He believes in the betterment of the world, so he advises us to be happy and make others happy. कभी कहते हैं कि कई लोग धर्म के लिए लड़ते हैं, जाति के लिए लड़ते हैं, काले गोरे के लिए लड़ते हैं। कोई कहता है हम गोरे हैं, कोई कहता है वो काला है। जो सही नहीं है वह दुनिया के भलाई में विश्वास करते हैं। कभी कहते हैं कि दुनिया का भलाई होना चाहिए, इसलिए वह सभी को सलाह देते हैं कि खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं करो, कभी ये कहते हैं। तीसरा पोएम है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, जो कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, जो कि W.H. ऑडेन, वास्टन हग ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। इसको अंग्रेजी हिंदी दोनों में सारांश हम देखेंगे। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। W.H. Auden, who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety। देखिए W.H. Auden जिन्होंने 1948 में अपने संग्रह द एज ऑफ एंजाइटी के लिए पुलिट्जर पुरस्कार जीता। एज ऑफ एंजाइटी के लिए इन्हें 1948 में पुलिट्जर प्राइज मिला था इनको। ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग और यूजिंग आर्किक वर्ड्स। उन्हें शब्द संयोग और पुरातन शब्दों का उपयोग करने का शौक था। ये जो W.H. ऑडेन है, वास्टन हग ऑडेन, उन्हें पुरातन शब्दों और शब्द को जोड़ने की कला इनमें थी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक पोएम्स। कवि कहते हैं अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, बेहतरीन गीत कविताओं में से एक है। कवि के द्वारा जो लिखा गया जितने भी गीत कविता हैं उसमें सबसे बेहतरीन लिरिक है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या है? एक लिरिक है ना, एक लिरिक है। जैसे आपको कहेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो थीम क्या है, डेमोक्रेसी और इक्वलिटी, लोकतंत्र और समानता, आर्थिक समानता या किसी प्रकार की समानता, भेदभाव को समाप्त करना, उसका मेन उद्देश्य है, मेन थीम है। जैसे अगर देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का जो है मेन थीम क्या है, लव एंड सेपरेशन। थ्रू दैट पोएम द पोएट हैज एक्सप्लेन द पेन ऑफ लव, हाउ ए लवर departs from his beloved, what he feels during departing from his beloved। सो बताया गया कि क्या वो अनुभव करते हैं जब वो अपने प्रेमिका से जुदा होते हैं, उसमें ये बताया गया। लेकिन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें किस चीज़ की बात किया? ये एक लिरिक है ना, विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय मॉडर्न पोएट W.H. ऑडेन। एक लिरिक है, एक गीत है, बेहतरीन गीत कविताओं में से एक है जिसकी रचना आधुनिक कवि W.H. ऑडेन ने की है। The title of this poem suggests about the death of human beings like the falling fast of leaves। इस कविता का शीर्षक हमें पत्तों के गिरने के तेज की तरह मनुष्यों की मृत्यु के बारे में बताते हैं। मतलब यह जो कविता है ये एक प्रकार से एक संदेश दे रहा है कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पत्ते तेजी से गिरने का जो सेंस है वो है कि मृत्यु तेजी से हो रही है ना। कभी ये कहना चाह रहा है कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। यहाँ पत्ते की तुलना मृत्यु से पत्ते की तुलना जो है मृत्यु तेजी से गिर रहे हैं उससे की जा रही है। यहाँ टाइटल इसीलिए वहाँ पर पत्ते तेजी से गिर रहे हैं दिया गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय ब्रिटिश पोएट W.H. ऑडेन। मतलब कह सकते हैं कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं एक ब्रिटिश कवि W.H. ऑडेन के द्वारा रचा गया है। ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू देयर ग्रेव्स वेरी फास्ट ड्यू टू सफरिंग्स एंड डिजीज। इंसान दुख और बीमारियों के कारण बहुत तेजी से अपने कब्र पर जा रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बीमारियों और दुख के वजह से इंसान बहुत तेज़ी से मर रहे हैं। जैसे पेड़ के पत्ते बहुत तेज़ी से अपने डालियों से टूट करके नीचे गिर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जो है बहुत ही तेज़ी से बीमारियों और दुखों के वजह से अपने कब्र की ओर जा रहे हैं, अर्थात वो मर रहे हैं। In this poem, the poet tries to expose the frustration and crisis in modern life। इस पोएम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से कवि आधुनिक जीवन में निराशा और संकट को उजागर करने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक जीवन में संकट ही संकट है, जीवन पूरा संकट से भरा हुआ है ना। कवि जो है इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि कितना निराशा है जीवन में। हर कोई निराश है, हर कोई के जीवन में संकट है, हर कोई दुखी है।
इस धरती पर। और उसी के बारे में कवि उसी बात को एक्सपोज करते हैं इस पोएम के माध्यम से कि इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति निराश है। किसी से आप पूछिए वो व्यक्ति बोलेगा कि हम दुखी हैं। और उसी दुख को कवि जो है प्रकट करते हैं अपने पोएम के माध्यम से एक्सपोज करते हैं। वो जो है एक कंपैरिजन करके एक पत्ते के जरिए जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं। द पोएट सेज दैट ऑल फेक लव टू वन अनदर। कभी ये भी कहते हैं, कभी बहुत सुंदर बात कहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से कभी कहते हैं कि सभी एक दूसरे से नकली प्यार करते हैं। कभी कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम नहीं करता, सभी लोग एक दूसरे से वस्तु के लिए जुड़े हुए हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए जुड़े हुए हैं। कोई भी जो है व्यक्ति एक दूसरे से बिना वजह के नहीं जुड़े हुए हैं। तो कभी ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर एक दूसरे से लोग जो जुड़े हुए हैं वो नकली प्यार है, वो प्यार नहीं है, वो वस्तु का लोभ है ना। जो वस्तु भौतिकवादी दुनिया से जुड़ा हुआ शारीरिक ज़रूरत हो या वो पैसा हो, इसके लिए लोग जुड़े हुए हैं। कभी कहते हैं कि सारे लोग एक दूसरे को नकली पे प्रेम करते हैं। ये इस पोएम के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। द मैसेंजर ऑफ डेथ इज प्रेजेंट टू स्नेच द रियल डिलाइट ऑफ द पीपल। कभी कहते हैं मृत्यु का दूत लोगों के वास्तविक आनंद को छीनने के लिए मौजूद है। कभी कहते हैं जो मृत्यु का दूत है वास्तविक आनंद से लोगों को छीनने के लिए मौजूद है। कभी कहते हैं देखिए कोई व्यक्ति नाच रहा होता है, कोई व्यक्ति गा रहा होता है, वो कितना खुश होता है अपने परिवार के बीच में, और अचानक जो है यमदूत आते हैं और उसे मार करके ले जाते हैं। तो कभी कहते हैं डेथ जो है, जो यमदूत है, वो व्यक्ति को वास्तविक खुशी से क्या करते हैं, छीन कर ले जाता है। कभी ये कहते हैं, अर्थात कवि का कहने का ये मतलब है कि जो जीवन में निराशा है, जो दुख है, उस सब को जो है एक्सप्लेन किया। मॉडर्न लाइफ जो है बड़ा क्राइसिस से भरा हुआ है, संकट से भरा हुआ है। इट इज़ अ रियली फाइन पोएम बाय W.H. Auden in which he has brilliantly talked about the harsh reality death। यह वास्तव में W.H. Auden की अच्छी कविता है जिसमें उन्होंने जीवन के कठोर सत्य यानी मौत के बारे में बात की है। बहुत सारे लोग मौत के बारे में बात नहीं करते। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड इज डेथ। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य जो है मौत है। और कभी ये कहते हैं कि उसी कठोर सत्य मौत के बारे में इस कविता में कवि ने बात किया है। और इसकी बात कोई जो कठोर सत्य है उसकी बात कोई नहीं करता, लेकिन कवि इस पोएम में किए हैं। एंड ऑल्सो एडवाइज अस टू बी लाइक अ माउंटेन हु क्वेंचेज द थर्स्ट ऑफ ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। और कभी हमें सलाह भी दिए हैं कि एक पहाड़ की तरह बने जो एक मरते हुए मुसाफिर की प्यास बुझाता है। कभी कहते हैं कि पहाड़ की तरह बनिए, है ना, जो मरते हुए मुसाफिर को भी क्या करता है, तो मुसाफिर को जो है प्यास बुझाता है। तो कैसा लगा पोएम ज़रूर बताएंगे। ये तीसरा पोएम था। जैसा कि आपने देखा, मैंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को हिंदी अंग्रेजी में जो है समरी मैंने बताया। दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और तीसरा है आपका ऑट टू ऑटम, जिसकी चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार पोएम है ऑट टू ऑटम, पतझड़ के लिए गीत। अंग्रेजी में भी देखेंगे और हिंदी में भी देखेंगे। इस पोएम का सारांश है, समरी है, देखेंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। टू ऑटम इज़ अ वेरी रिमार्केबल पोएम विच हैज़ बीन कंपोज बाय द ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन किट्स। जो पतझड़ के लिए गीत है बहुत ही शानदार पोएम है ना, जिसे महान रोमांटिक पोएट जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। द पोएट जॉन किट्स ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ये प्रकृति के जो है महान प्रेमी थे, अद्वितीय प्रेमी थे। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, अद्वितीय प्रेमी थे। वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। कौन? जॉन किट्स। हेयर इन दिस पोएम the poet John Keats describes the beauty and characteristics spirit of autumn in the series of memorable pictures. The sun and summer help in the ripeness of fruits in autumn. There is neither heat of summer nor bitter cold of winter. The rays of the sun make the fruits juicy, fleshy and tasty. Nature looks beautiful everywhere. The wind blows friendly and birds sing in a very fine tune. People are fine and gay in the pleasant season. Nature remains calm and cool in this pleasant season. The poet tells autumn not to be worried because according to the poet she has her own music. Young lambs bleats and robin whistles in full swing from the garden in this season.
So the poet John Keats means to say that autumn is a very pleasant season. This pleasant season makes a man too happy. इसका हिंदी सारांश देखेंगे दोस्तों, ये अंग्रेजी सारांश था। देखिए, टू ऑटम एक बहुत ही आकर्षक कविता है जिसकी रचना महान रोमांटिक कवि जॉन किट्स ने की। कवि जॉन किट्स प्रकृति के एक महान प्रेमी थे, अद्वितीय प्रेमी थे। यहाँ एक कविता में कवि जॉन किट्स ने यादगार तस्वीरों की एक श्रृंखला में शरद ऋतु, ऑटम सीजन की सुंदरता और विशेषकर भावना का वर्णन किया। यहाँ कवि कहते हैं कि पतझड़ ऋतु में फलों के पकने में सूरज और गर्मी दोनों मदद करते हैं। हम सभी जानते हैं, इसमें कहा गया है कि ऑटम इज द क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैचरिंग सन, मतलब परिपक्व सूर्य का जो है घनिष्ठ मित्र, जिगरी दोस्त जो है वो कौन है, तो ऑटम है, पतझड़ ऋतु है। तो पतझड़ ऋतु फलों के पकने में सूरज और गर्मी दोनों मदद करते हैं। वहाँ न तो गर्मी है, न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, न ज़्यादा सर्दियाँ कड़वी ठंड पड़ती है। सूरज की किरणों फलों को रसदार, मांसल और स्वादिष्ट बनाती है। प्रकृति हर जगह सुंदर दिखती है, हवा अनुकूल चलती है और पक्षियाँ, इस ऋतु की विशेषता बताया जा रहा है कवि के द्वारा, पक्षियों बहुत ही मधुर ध्वनि में गाते हैं। इस ऋतु में क्या होता है, इस मौसम में क्या होता है कि प्रकृति हर जगह नेचर जो है सुंदर दिखती है। सूरज की किरणें फलों को रसदार बनाती है, मांसल बनाती है, स्वादिष्ट बनाती है, हवा अनुकूल चलती है, पक्षियों बहुत ही सुंदर मधुर ध्वनि में गाते हैं। इस सुहावने मौसम में लोग अच्छे और खुशमिजाज होते हैं। इस सुखद मौसम में, क्योंकि हम सभी जानते हैं मौसम का प्रभाव हमारे मूड पर पड़ता है और उसी के वजह से हम अच्छा महसूस करते हैं और ख़राब महसूस करते हैं, क्योंकि हमें इसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं। इस सुखद मौसम में प्रकृति शांत और ठंडी रहती है। कवि पतझड़ को चिंता न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कवि के अनुसार पतझड़ का अपना संगीत है। इस मौसम में मेमने मिमी आते हैं और बगीचे से रॉबिन पूरी मस्ती में सीटी बजाती है। इसलिए कवि जॉन किट्स के कहने का मतलब है कि पतझड़ ऋतु एक बहुत ही सुखद मौसम है। यह सुखद मौसम एक आदमी को बहुत खुश बना देता है। तो ये पोएम कैसा लगा जरूर बताएंगे। अगला पोएम है द सोल्जर। सोल्जर का मतलब सिपाही या सैनिक। बहुत ही शानदार पोएम है। ये एक पेट्रियोटिक पोएम है, वार पोएम है, युद्ध कवि है, युद्ध कविता है, कह सकते हैं देशभक्ति कविता है। सोनेट है, 14 पंक्ति वाली कविता है। और सोनेट किसे बोलते हैं, तो सोल्जर एक सोनेट है, और जो कि 5 सोनेट जो लिखे थे रूपर्ट ब्रूक, क्योंकि सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई शानदार कविता है। क्योंकि रूपर्ट ब्रूक भी एक खुद जो है एक कवि है, और रूपर्ट ब्रूक के द्वारा ये लिखी गई शानदार कविता है। 14 पंक्ति वाले कविता को ही हम सोनेट कहते हैं। सोनेट के 2 भाग होते हैं, ऑक्टेव। प्रथम 8 लाइन को हम ऑक्टेव कहते हैं और अंतिम 6 लाइन को हम सेस्टेट कहते हैं। द सोल्जर इज ए पेट्रियोटिक सोनेट बाय रूपर्ट ब्रूक रिटन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है ना। यह जो सोल्जर है वो पेट्रियोटिक पोएम है, वार पोएम है, और ये वार पोएट कहलाते हैं। रूपर्ट ब्रूक वार पोएट कहलाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे आपका वॉल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से रूपर्ट ब्रूक को जो है वार पोएट या पेट्रियोटिक पोएट के रूप में जानते हैं। In the poem, the poet expresses his deep love for England and his willingness to sacrifice his life for his motherland. He imagines that if he dies in a foreign land, that piece of land will forever become a part of England, because an English soldier will be buried there. The poet describes England not only as his birthplace, but also as a provider of his soul, dreams and values. He feels grateful for everything England has given him, its fields, rivers, flowers and traditions. The poem ends with a spiritual note. After his death, his soul will return to the eternal peace of God, carrying with it the love and beauty of England. This sonnet reflects idealistic and romantic view of war filled with patriotism, devotion and sacrifice. कवि कहते हैं कि सोल्जर रूपर्ट ब्रूक द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई एक देशभक्ति प्रधान सोनेट है, कविता है। इस कविता में कवि अपने देश इंग्लैंड के प्रति गहरी निष्ठा और प्रेम व्यक्त करते हैं। कवि इस कविता में अपने देश के प्रति जो गहरी निष्ठा है, जो लॉयल्टी है, डीप लव है, डीप लॉयल्टी है, डीप ट्रस्ट है, उसको एक्सप्लेन करते हैं इस पोएम के माध्यम से। वह कहता है,
कवि कहता है कि यदि उसकी मृत्यु किसी विदेशी भूमि पर होती है तो वह भूमि हमेशा के लिए इंग्लैंड का एक हिस्सा बन जाएगी। कवि कहते हैं कि अगर उनकी मृत्यु विदेशी भूमि पर होगी, जिस भूमि पर होगी वो भूमि हमेशा के लिए इंग्लैंड का एक हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि वहाँ एक अंग्रेज सैनिक दफन होगा। कवि इंग्लैंड को केवल जन्मभूमि ही नहीं मानता, बल्कि वह स्थान भी मानता जिसने उसे आत्मा, सपने और संस्कार दिए। कवि जो है इंग्लैंड को सिर्फ जन्मभूमि ही नहीं मानता, कवि जो है इंग्लैंड को सिर्फ और सिर्फ जन्मभूमि ही नहीं मानता, बल्कि वह स्थान भी मानता है जिसने उसे आत्मा, सपने और संस्कार दिए। इंग्लैंड की नदियों, खेल, इंग्लैंड की नदियाँ उन्हें मिला, खेत मिला, फूल मिला, परंपराएं उसके जीवन का हिस्सा है। ये सब कहाँ से उन्हें प्राप्त हुआ है? तो इंग्लैंड ने ही दिया है। कविता के अंत में कवि कहता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ईश्वर की शांति में लौट जाएगी और अपने साथ इंग्लैंड का प्रेम और सुंदरता लेकर जाएगी। कवि कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो वो अपने साथ कहाँ ईश्वर के शांति में लौट जाएगी, और जब वहाँ वो इनकी आत्मा जाएगी तो वहाँ पर इंग्लैंड का प्रेम सुंदरता ये लेकर के वहाँ पर वो जाएंगे। कवि ये कहते हैं। यह कविता युद्ध को आदर्शवादी और रोमांटिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, जिसमें देशभक्ति, समर्पण, बलिदान की भावना भरी हुई है। बहुत ही शानदार पोएम है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह कविता लिखी गई थी। शानदार पोएम है दोस्तों। अब है छठा पोएम है, उसको हम देखते हैं। छठा पोएम है आपका एन एपिताफ। एन एपिताफ जो एक छोटा सा पोएम है उसको देख लेते हैं, क्योंकि एन एपिताफ जो है कि मृत्यु गीत है, जो कि वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। डेथ सॉन्ग है, कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑन डेथ या टॉम, है ना, किसी के कब्र पर लिखा गया जो है चीज को ही हम क्या बोलते हैं? एपिताफ बोलते हैं, मृत्यु गीत बोलते हैं। एन एपिताफ बाय वाल्टर डिलामेयर इज अ शॉर्ट thought-provoking poem about the fleeting nature of beauty and life. The poet talks about a very beautiful woman who once lived but is now dead and buried. She was considered the most beautiful in the world, admired by everyone who saw her. However, after death, her beauty has vanished. Her body has turned to dust. Nobody can see her charm anymore except in memory. The poet reminds us that earthly beauty is temporary. It cannot escape the power of time and death. Thus, the poem conveys a universal truth. All physical beauty fades away, but the memory of goodness and grace may live on in people's hearts. वाल्टर डिला मारे की जो कविता एन एपिताफ जीवन और सौंदर्य की नश्वरता पर आधारित है। यह कविता जो है कभी एक स्त्री की चर्चा करते हैं जिसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं कभी वाल्टर डिलामेयर, और किसी कारणवश वो बहुत ही सुंदर औरत रहती है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कभी उसी की प्रशंसा में, उसी के याद में, उसी के दुख में इस कविता को उन्होंने लिखा, और कहते हैं कि यहाँ पर एक स्त्री थी जो कि मरी हुई, परी हुई है, जिसके पास यहाँ वहाँ बिंदास, यहाँ वहाँ घूमने की आदत थी। वह संसार की सबसे खूबसूरत औरत थी जो बिंदास थी, बेवजह यहाँ वहाँ घूमती थी। कभी कहते हैं कि हम मर जाएंगे तो उसको कौन याद करेगा। कभी कहते हैं कि ये सुंदरता को समय नष्ट कर देता है, समय जो है ये सुंदरता को नष्ट कर देता है, किसी को नहीं छोड़ता है। अर्थात हम किसी को भी याद करके दिलों में रहते हैं और इंसान का जो शारीरिक सुंदरता हो नष्ट हो जाता है। कभी ये कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि कभी कहते हैं कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री के बारे में कहते हैं जो कभी जीवित थी पर अब वो मर चुकी है, जिससे कभी बहुत प्रेम करते थे। और कभी कहते हैं वो कब्र में दफन है। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि जिसने भी उसे देखा वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। इतनी सुंदर थी, जो भी उसे देखता था उस लेडी को वो उसके सुंदरता से मोहित हो, क्योंकि कवि बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और एक कह सकते हैं सैडनेस है कवि के दिलों में, और उसके माध्यम से इस कविता को लिखा गया है। लेकिन मृत्यु के बाद उसकी सुंदरता समाप्त हो गया। कवि कहते हैं कि इतनी सुंदर थी लेकिन मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता। डेथ स्पेयर्स नन, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता है। समय और मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता, सबको नष्ट कर देता है, सबको समाप्त कर देता है। रह जाती है बस यादें, जिसे हम बोलते हैं मेमोरी, याद रह जाती है किसी की भी। मृत्यु के बाद उसका सौंदर्य समाप्त हो गया। कभी कहते हैं कि वो स्त्री बहुत खूबसूरत थी लेकिन मृत्यु के बाद उसका
सुंदर समाप्त हो गया, उसका शरीर अब धूल में मिल चुका है, उसकी सुंदरता अब कोई नहीं देख सकता, केवल उसकी यादें ही शेष है। कवि बताता है कि सांसारिक सुंदर अस्थाई नहीं है, जो भी हमारा शारीरिक सांसारिक सौंदर्य है वो अस्थाई नहीं है, समय और मृत्यु के सामने वो टिक नहीं सकता। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि कर्म कीजिए, कर्म के माध्यम से ही हम कह सकते हैं इमोर्टल हो सकते हैं, लेकिन वो शरीर के माध्यम से, क्योंकि शरीर जो है वो नश्वर है, फिजिकल बॉडी इज मोर्टल, ये शारीरिक जो है सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन जो आपके कर्म है, कर्म के माध्यम से लोगों के दिलों में आप रहते हैं। इस प्रकार कविता यह सार्वभौमिक सत्य प्रस्तुत करती है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताती है कि शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है, परंतु अच्छे गुण और स्मृतियाँ लोगों के हृदय में जीवित रहती है। तो अच्छा व्यवहार करें, अच्छे गुणों को दिखाएं, अच्छे मेमोरी बनाएं, वही मेमोरी में वो रहता है। लोग इस दुनिया से चले जाते हैं क्योंकि समय और ये जो डेथ है किसी को नहीं छोड़ता है, सबको नष्ट कर देता है, सबको ख़त्म कर देता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप कितने सुंदर हैं शारीरिक रूप से, तो एक दिन आप जो है ख़त्म हो जाएंगे इस संसार से, क्योंकि आपके जैसे जैसे करोड़ों अरबों कई सारे जो है विश्व सुंदरी और विश्व में सबसे सुंदर युवक युवतियाँ इस दुनिया से चले गए हैं, कब्र में जा चुके हैं। इसीलिए हमें अच्छे गुण, अच्छे कर्म और अच्छे स्मृतियाँ लोगों के साथ बनाने चाहिए, न कि एक दूसरे से नफरत करना चाहिए, प्रेम फैलाना चाहिए, घृणा नहीं फैलाना चाहिए। 7वां पोएम है जिसको हम देखेंगे, मैकियावेली द मिस्टिक कैट, जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है, थॉमस एस्टन्स एलियट के द्वारा लिखा गया है। T.S. Eliot. Machiavelli the Mystic Cat, a humorous and imaginative poem by T.S. Eliot. The poet describes Machiavelli as a mysterious and master criminal cat who breaks every human law and even the laws of nature. He is very clever and always escapes from the scene of crime before anyone arrives. यह जो पोएम है मैकियावेली द मिस्टिक कैट एक मॉकरी है दोस्तों, मॉक है, मजाक है, एक बहुत ही शानदार काल्पनिक कविता है, बहुत ही इमेजिनेटिव पोएम है। एक ऐसी बिल्ली की चर्चा की गई जो साधारण नहीं है, जनरल कैट नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैट है ना, कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग कैट है। ये साधारण बिल्ली नहीं है जो आपके घरों में दिख सकता है, ये एक असाधारण बिल्ली है कि बहुत सारे घटनाओं को अंजाम देती है, लेकिन जब कोई भी उसे पकड़ना चाहता है, उसके घटनाओं के बाद उसे घटनास्थल पर पकड़ना चाहती है तो वहां पर नहीं होता है। इसको पूरा देखेंगे, पहले इंग्लिश में समरी देखेंगे, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे। Whenever the police come, Machiavelli is not there. He disappears so quickly that no one can catch him. He is compared to a hidden paw, meaning he leaves no trace behind. Even Scotland Yard, the London police, and the Flying Squad, a special detective force, cannot find him. Machiavelli is tall, thin, with sunken eyes, a dusty coat, and a crooked posture. He looks lazy and sleepy, but in the reality, he is cunning, he is mischievous, and full of tricks. He does the crime, but he does not leave any witness. He is a master of depravity. He is a master criminal who can defy the law, who breaks the law of gravity. He does not follow the gravitational law. He is an extraordinary cat. He does the crime. He does not leave any witness on the scene of crime. The poet humorously presents him as the Napoleon of crime, meaning the greatest master of crime. The poem entertains us with its playful language while showing Machiavelli as a symbol of mystery, cleverness and lawlessness. T.S. Eliot की कविता मैकियावेली द मिस्टिक कैट एक हास्यपूर्ण और कल्पनाशील रचना है। इस कविता में मैकियावेली नामक एक रहस्यमय अपराधी बिल्ली का वर्णन करता है। इस कविता में कवि जो है मैकियावेली नामक एक रहस्यमय और अपराधी बिल्ली का वर्णन करता है। वह बिल्ली इतनी चालाक है कि मानव के सभी नियमों और यहाँ तक कि प्रकृति के नियमों को भी तोड़ देता है। प्रकृति के किसी भी नियमों को नहीं मानता। ये कैसी बिल्ली है? ये बहुत ही चालाक बिल्ली है। ये मानव के सभी नियमों, मानव के द्वारा बनाए गए सभी नियमों को ये तोड़ देता है। ये जो है बहुत ही खतरनाक बिल्ली है, मामूली बिल्ली नहीं है। बहुत सारे घटनाओं को अंजाम देती है। जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो वो बिल्ली वहाँ पर नहीं होती है। ये अपराधियों का सरदार है।
जब भी कोई अपराध होता है तो पुलिस पहुंचती है तो मैकेविटी वहां नहीं होती है, वो इतनी जल्दी गायब हो जाती है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता, उसका पंजा कभी दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे हाइड एंड पॉक कहा जाता है, छुपा रुस्तम कहा जाता है, वो छुप जाता है। यहाँ तक कि स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड जैसी विशेष जांच एजेंसियां भी उसे नहीं पकड़ सकती। मैकेविटी लंबी, दुबली, पतली, धंसी हुई आंखें वाली, धूल भरे कोट और झुकी हुई शरीर वाली बिल्ली है। वह बाहर से आलसी है, नींद में लगती है, लेकिन वास्तव में वो बहुत चालाक है, शरारती, अपराधों की मास्टरमाइंड है। वो कभी मजाकिया अंदाज में उससे नेपोलियन ऑफ क्राइम कहता है, यानी अपराधों का सबसे बड़ा शासक है। वो किंग है अपराधियों का, अपराध मास्टर क्रिमिनल है, सातिर अपराधी है। वो किसी भी घटना को अंजाम देता है, लेकिन पुलिस जब वहां पर जाती है तो उसे पकड़ नहीं पाती है। यह कविता हास्य और रोचक भाषा के माध्यम से मैकेविटी को रस, चालाकी और अपराध का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत करती है। ये हो गया दोस्तों। अगला पोएम है आपका फायर हिम, के अंडरवाला के द्वारा लिखा गया है। फायर हिम बाय के अंडरवाला इज अ डीपली इमोशनल पोएम अबाउट द सेक्रेड फायर इन द Parsi religion and poet's personal grief. The poem begins with the description of burning ghats on the river bank, where corpses are burnt and the flames rise like a hymn. देखिए, फायर हिम का मतलब होता है आग स्तुति। आग के लिए जो हम भजन करते हैं या कोई भी गाना गाते हैं, या क्योंकि आग पवित्र है और पारसी धर्म में आग को बहुत ही पवित्र माना गया है, और उसके लिए जो है के अंडरवाला जो एक भजन गीत आग के लिए भजन जो है गीत गाते हैं, आग स्तुति है ये, है ना। द पोएट रिकॉल्स द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज ओन चाइल्ड एंड व्हेन हिज सन डाइड ही वाज सो शॉक्ड एंड हेल्पलेस दैट ही कुड नॉट परफॉर्म the proper funeral rituals. Child's body was consigned to the flames without following ritual customs. This fills the poet with guilt and sorrow, as in the Parsi faith fire is considered sacred and not to be polluted. Through this memory, the poet expresses how fire is both a destroyer and purifier. The fire consumes the body, but it also symbolizes eternal purity and a spiritual journey of the soul. The poem highlights the themes of grief, guilt, religion and dual nature of fire as sacred yet destructive. देखिए दोस्तों, यह जो आग स्तुति है एक शानदार कविता है, एक भावनात्मक कविता है, और इसमें देखिए कवि कैसे अपने भावना को जो है एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं। के अंडरवाला की कविता फायर हिम गहरी भावनात्मक और धार्मिक संवेदनाओं से जुड़ी है। यह कविता पारसी धर्म में अग्नि की पवित्रता और कवि के व्यक्तिगत दुख को दर्शाती है। अग्नि की पवित्रता, पारसी धर्म में जो अग्नि की पवित्रता है और कवि का व्यक्तिगत दुख को दर्शाती है यह कविता। कविता की शुरुआत में शमशान घाट के दृश्य से होती है। कविता का शुरुआत किससे होता है? शमशान घाट के दृश्य से होती है, जहाँ सब जलाए जाते हैं, जहाँ पर डेड बॉडी, लाश जलाए जाते हैं और अग्नि की लपटें प्रार्थना जैसी प्रतीत होती है। कवि अपने जीवन की त्रासदी याद करता है। जब उसके छोटे पुत्र की मृत्यु हुई, वह इतना दुखी और असहायता में थे कि अंतिम संस्कार के धार्मिक अनुष्ठान सही ढंग से नहीं कर सके। जो अंतिम संस्कार का जो है अनुष्ठान है वो सही ढंग से वो नहीं कर सके थे। सब अग्नि को सौंप दिया गया, लेकिन रीति रिवाज पूरे नहीं हुए। इस कारण कवि के मन में गहरी गलानी और पीड़ा है, क्योंकि पारसी धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है। उसे अपवित्र करना पाप समझा जाता है। आग को जो है पारसी धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, और कवि जो है धार्मिक अनुष्ठान सही ढंग से नहीं कर पाए। जब उनकी छोटे पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो सही ढंग से वो अपने बच्चे का जो है धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, और सीधे अपने बच्चे के सब को, बॉडी को जो है, डेड बॉडी को अग्नि को सौंप देते हैं, रीति रिवाज पूरा नहीं करते हैं। इस कारण कवि के मन में गहरी गलानी है, पीड़ा है, क्योंकि पारसी धर्म में अग्नि बहुत पवित्र माना जाता है। उसे अपवित्र करना पाप समझा जाता है। इस घटना के माध्यम से कवि बताता है कि अग्नि एक और विनाशक है, एक ओर विनाश करती है अग्नि, आग, तो दूसरी ओर शुद्धि करता भी है। वो एक तरफ शुद्धि करता भी है, एक तरफ शुद्ध करता है। अग्नि एक तरफ शुद्ध करता है, इंसान को प्योर करता है, किसी भी चीज़ को प्योर कर देता है, और दूसरे तरफ क्या करता है? विनाशक भी है। यह शरीर को भस्म कर देती है, लेकिन आत्मा को शुद्धता और ईश्वर की ओर यात्रा का प्रतीक भी। एक तरफ शरीर को जो है भस्म कर देती है, लेकिन आत्मा को शुद्ध करती है। ये कवि के प्रमुख विषय हैं शोक, अपराध, बोध और धर्म। अग्नि का दोहरा स्वरूप, पवित्र और विनाशकारी। अग्नि के दोहरा स्वरूप को इसमें बताया गया है कि अग्नि पवित्र भी है और विनाशकारी भी है। इस कविता का जो थीम है वो शोक है, अपराध बोध है, धर्म है, और अग्नि का दोहरा जो है स्वरूप है, नेचर है,
सेक्रेड और डिस्ट्रक्टिव उसको बताया गया है। अगला पोएम है जो कि अगला पोएम है आपका 9 नंबर, ए स्नेक है। बहुत ही शानदार पोएम है, सांप। कविता का नाम है सांप, जो कि D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों इस कविता को पहले हम हिंदी में समझते हैं, उसके बाद फिर अंग्रेजी में इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, या इस कविता को हम लोग पहले हिंदी में ही समझ लेते हैं। स्नेक D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। पहले हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद अंग्रेजी में देखें। D.H. लॉरेंस की कविता स्नेक एक प्राकृतिक कविता है जो मानव की सहज प्रवृत्ति और सामाजिक शिक्षाओं के बीच संघर्ष को दर्शाती है। कभी एक सांप का वर्णन करता है जो गर्मी के दोपहर में उसके पानी पीने के पात्र पर पानी पीने के लिए आया था। कभी जो है बताते हैं कि रात में बहुत गर्मी थी, रात या दिन की बात है कह नहीं सकते हैं, लेकिन कभी बताते हैं सांप के बारे में कि जब उनको भी प्यास जोर से लगी थी और सांप को भी प्यास जोर से लगी हुई थी, तो जहाँ से वो पानी लाते थे वहाँ पर सांप जो है पानी पीने के लिए आया। उसी सांप का वर्णन कभी करते हैं। कभी उस सांप को देखकर सम्मान और आश्चर्य से भर जाता है। कभी जब उस सांप को देखते हैं तो कभी भी पानी पीने के लिए जाते हैं, वो सांप भी पानी पीने के लिए जाता है, तो कभी उस सांप को देख करके जो है सम्मान और आश्चर्य से भर जाते हैं। सांप सुनहरे भूरे रंग का धीमी गति से चलता हुआ गरिमामय प्रतीत होता है। कभी उसकी सुंदरता और शांति की सराहना करता है, लेकिन उसके शिक्षा और समाज द्वारा डाले गए विचारों से याद दिलाता है कि सांप खतरनाक होते हैं और उन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि समाज ने, ये शिक्षा ने उसे बताया है कि सांप खतरनाक होता है, उसे मार देना चाहिए। लेकिन कभी जब देखता है तो कितना सुंदर है, मनमोहक है सांप, अच्छा है सांप, लेकिन कभी को समाज ने ये सिखाया है कि ये सांप खतरनाक होते हैं, सांप को मार देना चाहिए। प्रशंसा और भय के बीच उलझे कवि ने अंत न उस पर लकड़ी फेंक दी। प्रशंसा और भय के बीच एक तरफ भय भी था, डर भी था, और दूसरी तरफ वो प्रशंसा भी कर रहे थे, दोनों में उलझे हुए थे। और अंततः उस पर जो है उठा करके उन्होंने क्या कर दिया, एक तरफ शिक्षा कह रहा था कि उसे नहीं मारना चाहिए, और एक तरफ अंदर से मन कर रहा था नहीं मारना चाहिए, लेकिन समाज में जो शिक्षा मिला था उसके हिसाब से उसको लग रहा था कि नहीं, सांप खतरनाक होते, मार देना चाहिए। अंततः इसी उधेड़बुन में वो अंततः क्या करते, एक लकड़ी उठा करके सांप पर फेंक देते हैं। डर कर सांप तुरंत धरती के अंदर बिल में लौट गया। उसी क्षण कवि को गहरा पछतावा और अपराध बोध हुआ। उसी समय उसको लगा कि हमने गलती कर दिया। उसे महसूस हुआ कि सांप निर्दोष है, महान था, उसका यह कार्य कायरता और निष्ठा का प्रतीक। वो सांप जो है निर्दोष था, हमें उस पर नहीं लकड़ी का जो है टुकड़ा मारना चाहिए था। कवि को अपराध बोध होता है, कहता है, पछतावा होने लगता है। कवि के मुख्य विषय है प्रकृति के प्रति सम्मान और सामाजिक परंपराओं के बीच संघर्ष, अपराध बोध और प्रकृति की पवित्रता। ये है, तो ये है आपका स्नेक पोएम। इसको अंग्रेजी में इसका समरी देख लेते हैं। ए स्नेक बाय D.H. लॉरेंस इज अ नेचर पोएम दैट एक्सप्लोर्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन instinct and social teachings. The poet describes an encounter with a snake that came to his water trough on a hot summer afternoon to drink water. The poet feels honored to see such a majestic creature. A snake is described as golden, earth brown, slow and dignified. The poet admires its beauty and peaceful behavior. However, his education and social upbringing remind him that snakes are dangerous and should be killed. Torn between admiration and fear, the poet finally throws a log at the snake. The snake quickly retreats into the dark hole of the earth. Immediately, the poet feels guilty and ashamed. He realizes that a snake was harmless and noble, and his act was cowardly and mean. The poem conveys the theme of man's conflict between natural respect for life and destructive सोशल कन्वेंशंस, गिल्ट एंड सेक्रेटनेस ऑफ नेचर। तो कैसा लगा पोएम जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगला एक और पोएम है दोस्तों, जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, जिसको कमला दास के द्वारा लिखा गया है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास इज अ डीपली पर्सनल एंड इमोशनल पोएम, जो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, आत्मकथात्मक कविता है। अपने दादी माँ से कितना प्रेम करती थी कमला दास, उसके बारे में उन्होंने बताया है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाय कमला दास इज ए डीपली पर्सनल इमोशनल पोएम इन विच द पोएट रिकॉल्स हर चाइल्डहुड डेज स्पेंट एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस. द हाउस इज symbol of love, security and warmth. The poet says that when grandmother was alive, the house was full of life, love and affection. After her death, the house became silent, deserted and filled with snakes, signs of
fear and emptiness. The poet feels nostalgic and longs for the unconditional love she once received there. She admits that in her present life she does not get that kind of pure love. She feels emotionally starved and confesses her longing to go back to that house to retrieve the love and warmth she once enjoyed. The poet expresses themes of loss, nostalgia, loneliness and the search for love. हिंदी समरी देखेंगे, लास्ट है पोएम दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आपका पूरा का पूरा रेनबो पार्ट 2 पूरा ख़त्म हो गया। जैसा कि मैंने एक जो है मैराथन क्लास मैंने अपलोड किया है जो कि प्रोज सेक्शन जो 11 जो है टोटल जो है उसको एक्सप्लेन किया है, और जो है 10 जो है अभी आपको पोएट्री सेक्शन का सारे चैप्टर का 21 के 21 चैप्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन समरी हिंदी अंग्रेजी में कर दिया है। इसका हिंदी देख लेते हैं दोस्तों। क्या है हिंदी? हिंदी है कमला दास की कविता माई ग्रैंड मदर्स हाउस अत्यंत व्यक्तिगत और भावनात्मक है। इसमें कवित्री अपने बचपन के उन दिनों को याद करती है जो उसके अपनी दादी के घर में बिताए थे। यह घर उसके लिए प्रेम, सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक है। कवित्री कहती है कि जब उसकी दादी जीवित थी तब वह घर जीवन, स्नेह और अपनापन से भरा हुआ था। कवित्री जो है कमला दास अपने दादी के साथ बिताए हुए समय को याद करके वो भावनात्मक भाव विभोर हो रही है, और वो कहती है जब उनकी दादी जीवित थी तो वो अपने घर में उन्हें प्रेम मिला, स्नेह मिला, अपनापन से भरा हुआ था। लेकिन दादी की मृत्यु के बाद वह घर वीरान हो गया, सुनसान हो गया, वह घर भयावह हो गया जहां अब सांप जैसे डर और शून्यता का प्रतीक दिखाई देता है। अब वो पहले वाला प्यार वहां पर नहीं है, वो अब भयानक लगता है, डरावना लगता है वो घर। कवित्री को उस घर और वहाँ मिले निस्वार्थ प्रेम की गहरी याद सताती है। जो प्यार उनके दादी माँ को निस्वार्थ प्यार, दादी माँ ने उसे निस्वार्थ प्रेम दिया, और उस प्रेम की गहरी याद जो है कवित्री को सताती है। वह मानती है कि अपने वर्तमान जिंदगी में उसे ऐसा सच्चा प्रेम नहीं मिलता। जैसे उसकी दादी माँ उससे प्रेम करती थी वैसा प्रेम अभी वर्तमान में कवित्री को नहीं मिलता है, वैसा सच्चा प्रेम अभी नहीं मिलता है, क्योंकि ये दुनिया अभी सच्चा प्रेम करता ही नहीं, सब जो है नकली प्यार करता है। हर कोई एक दूसरे से वस्तु के लिए जुड़ा हुआ है दोस्तों। वह भावनात्मक रूप से खाली महसूस करती है, उसे पुराने घर में लौटकर फिर से उसे प्रेम और गर्माहट को पाना चाहती है। कवित्री कहती है कि वह भावनात्मक रूप से खाली महसूस करती है। कवित्री उस पुराने घर में फिर से लौट कर जाना चाहती है। उसी जो निस्वार्थ प्रेम है, वो वास्तविक प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वो प्राप्त करना चाहती है, उस गर्माहट को महसूस करना चाहती है, पाना चाहती है कवित्री। यह कविता हानि, अतीत की याद, अकेलापन, प्रेम की तलाश जैसे विषयों को प्रस्तुत करती है। तो कैसा लगा ये पोएम जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करें। और ये मेरा प्रयास जो कि 2 मैराथन वीडियो के तहत मैंने पूरे रेनबो जो है उस सारे रेनबो पार्ट 2 के सारे सिलेबस को मैंने ख़त्म कर दिया। रेनबो पार्ट 2 के सारे पोएम्स और प्रोज का समरी हिंदी अंग्रेजी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलता है अगले एपिसोड।